So मेरे प्यारे बच्चों, today I'm gonna go and teach you the basic techniques of going ahead and writing essay. हम सब essay लिखना जानते हैं, but however एक effective और productive essay हम कभी नहीं लिख पाते हैं. There are a lot of problems when we are going ahead and writing an essay. We have lot of words in our dictionary as well. हमें बहुत सारे words भी याद हैं, but however जब हमसे कोई कह देता है वो चीज़ लिखने के लिए, वो चीज़ निखर के नहीं आ पाती है और हम अपने आप को express नहीं कर सकते हैं. तो आज आपके के सर बताएंगे आपको कि ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं. सोचिए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को नहीं पता होगी कि ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या टेक्निक्स हमको फॉलो करना चाहिए फॉर अ गुड एसे राइटिंग. गारंटी देता हूँ, इफ यू गो अहेड एंड फॉलो माय टेक्निक्स ऑफ गोइंग अहेड एंड राइटिंग दिस एसे राइटिंग, योर वोकैब, योर प्रेजेंटेशन एंड योर एसे राइटिंग स्किल्स विल इम्प्रूव. 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है ऐसे लिखने के लिए. आपको 10 तक भी आया था, 12 में भी आता है, जिसकी वर्ड लिमिट अप्रोक्सीमेटली 200 टू 300 वर्ड्स होती ही होती है. तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हम अच्छे ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ओके गाइस. सो टू राइट अ वेरी गुड एसे, सबसे पहले हमको टॉपिक अच्छा लिखना चाहिए. सो नंबर 1 पॉइंट सबसे होना चाहिए, जो टॉपिक हम लिखें और जो टाइटल हम लिखें, टॉपिक और टाइटल विच वी आर राइटिंग, दैट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव. ठीक है, सो जो भी हम अपना टॉपिक या टाइटल लिखें, दैट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव. ऐसा नहीं कि आपने बड़े दबे मन से लिख दिया कि कोरोना एंड इट्स इफेक्ट्स. सो गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी आप टॉपिक लिखें, XYZ, जो भी आपका टॉपिक है, टाइटल है, वो बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहिए रीडर को. जैसे मैं मान रहा हूँ, मैं उसको मुझे पढ़ना है और मुझे ही नहीं अच्छा लगे, तो गाइस मजा नहीं आता उस चीज में रीडर को पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद वो कम नंबर आपको देता है. अगर आपने तरीका अच्छा होना चाहिए कैप्शंस के थ्रू. ठीक है, जो कैपिटल वर्ड्स है स्टार्टिंग के, आपको कैपिटल वर्ड्स में लिखो. जो स्मॉल वर्ड्स है टॉपिक के, आप उसको स्मॉल वर्ड्स में लिखो. ऐसा नहीं आप कुछ भी उठा के लिख दोगे, नहीं. यू नीड टू मेक श्योर वॉट एवर यू द टॉपिक और द टाइटल दैट यू आर गिविंग, इट शुड बी अट्रैक्टिव, आई कैचिंग होनी चाहिए. ठीक है, अट्रैक्टिव कह लो या इसको आई कैचिंग. ठीक है गाइस. नाउ सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कितने टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. सब कोई ऐसे लिखना जानता है, सब कोई जानता है फॉर्मेट क्या है, बट ये नहीं जानते कि भाई कितने टाइप्स के ऐसे होते हैं. सो गाइस, पहला जो टाइप का ऐसे होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, वी कॉल दैट पर्टिकुलर इमेजिनेटिव ऐसे. ठीक है, नाउ इमेजिनेटिव ऐसे का मतलब क्या होता है कि जब हम कुछ इमेजिन करके लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक दे लिया, अज्यूम दैट यू आर बीइंग द टाइगर किंग. मैंने अज्यूम कर दिया कि तुम एक टाइगर किंग हो और तुमको इमेजिन करके अपने प्रजा की रक्षा करनी है. तो तुमने इमेजिन करके उस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ लिखना स्टार्ट किया. वो टॉपिक्स जिसको हम रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते बट जिसको हम इमेजिन करते हैं, दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स आर नोन एज इमेजिनेटिव एसेज. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं पढ़ाएगा गाइज, ये मैं चुन चुन के आपके लिए कंटेंट लाया हूँ. तो ऐसे ऐसा ऐसे है जो इमेजिन कर रहे हैं आप. ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग अहेड एंड इमेजिनिंग समथिंग, व्हेन यू आर गोइंग अहेड एंड इमेजिनिंग समथिंग, दैट्स कॉल्ड इमेजिनेटिव एसे. तो पहला टाइप ऑफ ऐसे जो होता है, दैट्स कॉल्ड इमेजिनेटिव ऐसे. इस इमेजिनेटिव ऐसे में क्या होता है कि हमें जो इमेजिनेटिव ऐसे होता है, दैट इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन जो हम चीज इमेजिन करके लिखते हैं. जैसे कि मैंने टॉपिक दे दिया, इफ आई वर अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जब भी मैंने ये चीज यूज किया तो मैंने इमेजिन किया कि मैं वो चीज हूँ. तो वो टॉपिक्स पे जो एसेज लिखने को आते हैं, हम उसको कहते हैं इमेजिनेटिव एसे. ठीक है गाइस. दूसरा जो ऐसे होता है, ठीक है, दैट्स अबाउट डिस्क्रिप्टिव ऐसे. डिस्क्रिप्टिव ऐसे. अब मुझसे पूछोगे सर डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है. डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो होता है बच्चा जो पर्सन प्लेस थिंग के बारे में. ठीक है, नॉट रियल. इमेजिनेटिव में मैंने लिख दिया है नॉट रियलिटी. ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो. डिस्क्रिप्टिव में किसी पर्सन, प्लेस, किसी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, किसी के बारे में इलैबोरेट कर रहा हूं मैं. ठीक है, या किसी के चीज में बता रहा हूँ चीजों को.
ठीक है। इमेजिनेटिव मीन्स कोई चीज रियल नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स किसी पर्सन, प्लेस, किसी थिंग को मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड, ठीक है, दैट्स पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव essay. Again I'm saying, how many types of essay are there? First is the imaginative essay, wherein the thing that we are learning is not reality. हम इमेजिन कर रहे हैं, if I was a prime minister, if I was a president all together. तो हम ये सिर्फ सब चीजें अपने जहन में, अपने दिमाग में सोच रहे हैं। सो इन टाइप के एसेस को हम क्या कहेंगे? इमेजिनेटिव एसेस कहेंगे। तो सेकंड एंड द फोरमोस्ट थिंग इज द डिस्क्रिप्टिव एसे। जब हम किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग को इलैबोरेट करके चीजों को लिख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एसे ऑल टुगेदर। द थर्ड एंड द फोरमोस्ट पॉइंट जो आता है, दैट्स कॉल्ड नरेटिव एसे। ठीक है गाइस, नरेटिव का मतलब होता है जब राइटर, ठीक है, व्हेन राइटर राइट्स अबाउट एनी स्टोरी, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी चीजों को नरेट करना, किसी भी इंसिडेंट को बताना, किसी भी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना, ठीक है, जहां पे राइटर ने अपनी एक स्टोरी जनरेट कर दी, उसको हम कहते हैं नरेटिव ऐसे। जहां पे नरेट कर रहे हैं, स्टोरी को बता रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं नरेटिव ऐसे। तो फर्स्ट ऐसे क्या है? इमेजिनेटिव, जहां पे चीजें रियलिटी नहीं है, ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव, जहां पे हम किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी चीज के बारे में इलाबोरेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तीसरा नरेटिव ऐसे, जहां पे राइटर ने कोई स्टोरी फ्रेम की है और उस स्टोरी को वो इलाबोरेट कर रहे हैं या बता रहे हैं। चौथा जो होता है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक्सपोसिट, एक्सपोसिटरी, ठीक है, एक्सपोसिटरी ऐसे। अब पूछोगे सर ये एक्सपोसिटरी ऐसे क्या होता है? ठीक है, ये जो होता है वो एक्सपोसिटरी जो ऐसे होता है, दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब हमको रियलिटी में कोई ऐसा टॉपिक मिले जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, हमको इकोनॉमिक्स रिलेटेड मिल गया, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कोई टॉपिक मिल गया, ठीक है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक मिल गया, ठीक है, या हमारे किसी डेटा से रिलेटेड टॉपिक मिल गया, ठीक है। तो जब हमें कोई भी चीज फैक्ट्स और फिगर्स में बात करनी हो, ठीक है, उनके डेटा एनालाइज करना हो, ठीक है, उनके फैक्ट्स फिगर्स कितने हैं, कितने नंबर्स हैं, उस पर हमको बात करना है, दैट्स कॉल्ड एक्सपोसिटरी ऐसे, एक्सपोसिटरी ऐसे, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, तो पहला ऐसे होता है इमेजिनेटिव ऐसे, जो कि नॉट रियलिटी पे बेस होता है। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जो पर्सन प्लेस थिंग के इलाबोरेशन पे बेस होता है। थर्ड इज नरेटिव ऐसे, जब राइटर किसी चीज के बारे में बताते हैं, अबाउट एनी स्टोरी, ठीक है, जो कि रियल कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। चौथा होता है एक्सपोजिटरी ऐसे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटास के बारे में बात कर रहा है। और पांचवा और लास्ट होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्टिव कह सकते हैं आप इसको, रिफ्लेक्टिव ऐसे। नाउ रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है किसी एब्स्ट्रैक्ट नेचर के बारे में बात कर। अब तुम पूछोगे सर ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर क्या होता है? बिल्कुल, मतलब हमारी डेली हैबिट्स, हैबिट्स मान लीजिए, ठीक है, सोशल इवल्स बात कर लीजिए, ठीक है, पॉलिटिक्स बात कर लीजिए, ठीक है, रिलीजियन के ऊपर बात कर लीजिए। सो ये सब जो टॉपिक्स आएंगे वो आपके रिफ्लेक्टिव, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नेचर को। एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी हैबिट्स को, सोशल इवल्स को, पॉलिटिक्स को, एज एन रिलीजन, वहां पे जो हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ऐसे। तो भाई जिंदगी में ये बात याद रखना मेरी, जो मैंने आज पढ़ाया है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि टाइप्स ऑफ ऐसे भी होते हैं। कितने टाइप के ऐसे होते हैं सर? 5 टाइप के। पहला इमेजिनेटिव ऐसे, जो कि नॉट रियलिटी पे बेस होता है, जिसमें हम चीजें इमेजिन करते हैं। सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का इलाबोरेशन के बारे में बताता है। थर्ड इज नरेटिव ऐसे, जहां पे राइटर कुछ लिखता है अबाउट एनी स्टोरी, ठीक है, और उस इंसिडेंट या सिचुएशन को वहां पे बताता है। एक्सपोजिटरी ऐसे में हम जब फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पे हमारा फैक्ट्स, डेटाज, नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, वहां पे एक्सपोजिटरी ऐसे आएगा। नंबर 5 इज रिफ्लेक्सिव एरे, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नेचर के बारे में जब हम बात करते हैं, दैट कम्स इनटू रिफ्लेक्सिव एरे, जहाँ पे हैबिट्स, सोशल इवल्स,
पॉलिटिक्स, रिलीजन, ऐसे टॉपिक्स आएंगे तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव। So these are the 5 types of essays altogether. Now let me go ahead and tell you the format of how to go ahead and write an essay. Okay, let's go and discuss what are the format, what is the correct format of going ahead and writing essay. ठीक है, छोटा सा है, उसको भी आप देख लीजिएगा, एंड दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। गारंटी देता हूँ जो चीज मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोग पढ़े होंगे, बट उसको और अच्छे तरीके से मैं अगर आपको आज बता दूंगा, दैट विल बी मोर नाइसली टूल। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट हमको क्या करना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि 3 चीजें होती हैं। ठीक है, किसी ऐसे में 3 चीजें होती हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे में 3 है तो सबको पता है पहली चीज क्या होती है सर, इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसे में इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो ऐसे में निखार नहीं आता। तो दूसरी चीज होती है इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड बॉडी। ठीक है, बॉडी और कंटेंट ऑफ एन ऐसे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी ऐसे को अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसकी बॉडी यानी कंटेंट भी अच्छी होनी चाहिए। एंड द थर्ड एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इज, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, बॉडी कंटेंट आपने अच्छा लिख लिया, तीसरा है कंक्लूजन। ठीक है, सो कंक्लूजन शुड आल्सो बी प्रॉपर। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम बचपन में भी पढ़े हैं कि किसी भी ऐसे में 3 चीज सर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी कंटेंट और तीसरा कंक्लूजन। बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो और इलाबोरेट, इसके अंदर का भी इलाबोरेशन बता रहा हूँ, किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा। नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन को अच्छा बनाने के लिए इफ वी हैव टू गो एंड मेक दिस इंट्रोडक्शन बेटर, there are 3 important चीज जो important है, there are 3 important things that we need to keep in mind. So first and the important चीज आपका क्या है, hook। ठीक है, hook means जो आपका स्टार्टिंग लाइन है जब आप इंट्रोडक्शन बिगिन कर रहे हो, ठीक है, that particular sentence should be very eye catching, that should be full of vocab। ठीक है, उसकी डिक्शनरी अच्छी होनी चाहिए। जनरली हम जब स्टार्ट करते हैं तो प्रोवर्ब से स्टार्ट करते हैं या कुछ ऐसा लाइन लिख के देते हैं कि जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। सो दिस हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग। किसी टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं तो उसका हुक, जो स्टार्टिंग चीज हम स्टार्टिंग करें, अपना स्टार्टर बिगिन करें, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे अच्छा लगता है, एज अ ट्रांसिशन। ठीक है, ये ट्रांसिशन जो होता है दैट मीन्स जो पहला लाइन है इंट्रोडक्शन का और जो तीसरा चीज आएगा, ठीक है, तो तीसरा चीज क्या होता है, पहला तो हुक हो गया, ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, ट्रांसिशन बताया, और तीसरा क्या होगा, ठीक है, किसी को पता है तो मुझे बता सकता है वाया चैट। पहला तो आपका हुक हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया ट्रांसिशन हो गया, और तीसरी चीज क्या होगी ये बताओ, सोचो क्या हो सकती है, वाया चैट आप मुझे बता सकते हैं, आई विल जस्ट टेक योर कमेंट्स एज वेल। पहला तो हुक हो गया सर, फिर ट्रांजिशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम बनाना स्टार्ट किए हैं, और तीसरा मेरा चीज क्या होगा ये बताओ, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए, सोच लो फिर मुझे बताओ। हुक, ट्रांजिशन और तीसरा चीज क्या हो सकता है, चलो मैं बताऊंगा इसको बट थोड़ी देर बाद। ठीक है, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द बॉडी। जब भी हम बॉडी लिखते हैं कोशिश करिए कि पैराग्राफ डिवाइड जरूर कीजिए। यू हैव टू मेक श्योर कि पैराग्राफ डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट गोइंग अहेड एंड फॉलोइंग दिस पैराग्राफ डिवीजन थिंग, ठीक है, वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। कोई भी बॉडी में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, पहला है यूनिटी। यूनिटी मीन्स कि जो भी पैसेज आप लिखें, कोई भी पैराग्राफ लिखें, बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, वेल मैनेड, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब होता है जो आइडिया फ्लो है, जो आइडिया फ्लो है दैट शुड बी प्रॉपर। ठीक है, जो भी आइडिया फ्लो है दैट शुड बी प्रॉपर, जो भी आइडिया निकाल रहे हो, जो थॉट प्रेजेंट कर रहे हो, दैट शुड बी प्रॉपर। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इंपॉर्टेंट रखना है हमेशा, पहला हो गया यूनिटी रखेंगे, दूसरा हो गया कोहेरेंस रखेंगे, और तीसरा और इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी। ठीक है, चीजों को आप बता रहे हैं, क्लियर बताएंगे, घुमाएंगे नहीं,
बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ऐसे में, किसी बॉडी में। तो जो भी बॉडी लिख रहे हैं आपको बहुत ध्यान रखना है कि पैराग्राफ डिवीजन पे हम फोकस करेंगे। वी नीड टू कीप इन माइंड कि चीजों को हम बहुत ही प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करें। द सेकेंड एंड द फोरमोस्ट थिंग जो मैंने आपको बताया है कि यूनिटी होनी चाहिए, दूसरा चीज कोहेरेंस होना चाहिए, यानी आइडिया प्रॉपरली फ्लो करना चाहिए, और तीसरी क्लैरिटी होनी चाहिए। लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन जब भी आप लिखोगे तो मैं तो समझता हूँ इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहला तो रिजल्ट जो आप बता रहे हो, रिजल्ट जरूर होना चाहिए कि भाई कंक्लूजन में कि क्या रिजल्ट आप दे रहे हो, कि आउटपुट क्या निकला है, व्हाट इज द आउटपुट क्या है, वो आप कंक्लूजन में जरूर डालोगे। और लास्ट क्लिंचर होना चाहिए। अब ये क्लिंचर क्या होता है? क्लिंचर का मतलब होता है लास्ट में पूरी चीज को एनालाइज करके आपने एक लाइन या दो लाइन के सेंटेंस में उसको क्लिंच कर दिया, यानी पैक्ट कर दिया। दैट्स कॉल्ड क्लिंचर। तो क्लिंचर का रहना बहुत जरूरी है व्हेन वी आर गोइंग हेड इन राइटिंग कंक्लूजन। तो भाई इंट्रोडक्शन में मैंने बताया पहले आपका हुक, हुक के बाद एक आप मैंने बताया है ट्रांसिशन, सेंटेंस में आप घुस गए, ठीक है, ट्रांसिशन आपने ट्रांसिशन लिखना स्टार्ट किया आपने, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज मैंने नहीं बताई है जो मैंने आपको सोचने पे बोली थी कि तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, चलो बताऊंगा अभी। दूसरी चीज है बॉडी कंटेंट जो होता है, उसमें हमको याद रखना है कि पैराग्राफ डिविजन जरूर करेंगे, यूनिटी कोहेरेंस हमको बहुत इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, जो हम ऐसे लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंटली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। दूसरा है जो भी आइडिया है वो प्रॉपरली फ्लो करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी, यानी क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए जो भी थॉट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर कंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आउटपुट और रिजल्ट है वो हमको बताना ही बताना है। क्लेंचर इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में सबको रैप अप करके एक अट्रैक्टिव दो लाइन लिखना जो कि बहुत ही आई कैचिंग हो, मतलब रीडर कभी भी बोर नहीं होना चाहिए आपके ऐसे को पढ़ते हुए। गाइस, इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको बहुत अच्छा ऐसे लिखना है तो जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5 पैराग्राफ मेथोलॉजी अपनाइए। 5 पैराग्राफ मेथोलॉजी क्या कहती है कि पूरे ऐसे को 5 पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बड़े बड़े राइटर्स कहते हैं कि 5 पैराग्राफ में जरूर लिखना चाहिए। तो इसमें जो पहला पैराग्राफ होता है, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन का होता है, द फर्स्ट गोज टू इंट्रो, ठीक है। ठीक है, बाकी जो तीन है, ठीक है, बाकी जो 3 पैराग्राफ, 3 बॉडी को दिया गया है, ठीक है, 3 बॉडी को दिया गया है, एक इंट्रो को दिया गया है और 2 कंक्लूजन को दिया, ठीक है। आप एक यूज कर लो यहाँ पे, दैट ओके, ठीक है। सो सीधा हो गया, आप एक इंट्रो को दे दो, 3 बॉडी को दे दो और एक, यहाँ पे मैं मिटा के इसको कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 1 आपको कंक्लूजन को दिया गया। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि भाई जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखो उसको 5 पैराग्राफ मेथोलॉजी के थ्रू उतारो। तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ में 3 आप बॉडी को पैराग्राफ दो और 1 कंक्लूजन दो, बट पैराग्राफ डिवीजन बहुत जरूरी होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ हाउ टू गो हेड एंड राइट अ पैराग्राफ। ये आपका फॉर्मेट है ऑफ राइटिंग एन एसे। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी कंटेंट है, कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, हुक स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, ट्रांसिशन होना चाहिए, जिस तरीके से आप जोड़ रहे हो उन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके यूनिटी कोहेरेंस और क्लैरिटी होनी चाहिए बॉडी में। कंक्लूजन में आउटपुट या रिजल्ट है और क्लिंचर होना चाहिए, ठीक है। 5 पैराग्राफ थ्योरी को फॉलो कीजिए जिसमें कि 1 इंट्रोडक्शन, 3 बॉडी और 1 कंक्लूजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डे टू डे लाइफ में। ओके सर, ऐसे कितने मार्क्स का होता है? ऑप्शन रहता है ऐसे में, बिल्कुल ऑप्शन रहेगा स्नेहा, ठीक है। देयर विल बी एन ऑप्शंस व्हिच विल बी देयर इन ऐसे, ठीक है। और ऐसे आपका 10 नंबर का आता है जिसमें कि आपकी वर्ड लिमिट रहती है 200 टू 300 वर्ड्स। 200 टू 300 वर्ड्स मेरी वर्ड लिमिट रहती ही रहती है, ठीक है। ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, गाइस इतना जितना मैंने पढ़ाया है आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर, जल्दी बताइए एवरीवन, यस और नो मे बी।
ओके, भाव्या सिंह से बिल्कुल क्लियर है, आदिका सिंह से बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, लेट मी गो अहेड एंड शो यू व्हाइट बोर्ड वन मोर टाइम, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। टॉप टाइटल अट्रैक्टिव आई कैचिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंटेंट, कंक्लूजन यानी आउटपुट रिजल्ट, और क्लिंचर जरूरी है, ठीक है। 5 पैराग्राफ मेथड से बताना है, 1 इंट्रोडक्शन, 3 बॉडी एंड 1 कंक्लूजन। तो यार समझ में आया ये तीसरा पॉइंट कौन सा हो रहा है? पहला तो हुक हो गया, दूसरा ट्रांसिशन हो गया, तीसरा होता है गाइस थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जो भी हुक है, हुक से हम बिगिनिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग, ठीक है। ट्रांसिशन क्या करता है? हुक और थीसिस स्टेटमेंट इन दोनों को जोड़ता है, हुक और थीसिस स्टेटमेंट को जोड़ता है। अब मुझसे पूछोगे सर व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है, एक ऐसी लाइन लिखना जो कि इसको बॉडी को जोड़ती है, ठीक है। अब की बताना कि रीडर को कि अब मैं बॉडी बताने जा रहा हूँ, अब मैं इसके आगे मेन पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बताना चाह रहा हूँ, उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। सो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोडक्शन में हुक, ट्रांजिशन एंड थीसिस स्टेटमेंट होगा। पैराग्राफ डिवीजन यूनिटी में, बॉडी कंटेंट में यूनिटी, कोहेरेंस और क्लैरिटी होनी चाहिए। कंक्लूजन में आपका आउटपुट, रिजल्ट और क्लिंचर होना चाहिए। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। Essays notice writing will come in exam. This is a very important question that Janvi has raised here. बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, कंक्लूजन अलग लिखना है, क्लिंचर अलग लिखना है, ये नहीं करना है गाइस। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइस मैंने सब डिवीजन बना दिया है। मतलब इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो आप, ठीक है, दैट्स ओके। बट इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट्स याद होगा? पहले हुक स्टेटमेंट, हुक स्टेटमेंट मतलब कि सर बोले प्रोवर्ब का इस्तेमाल करो या कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट आउट ऑफ द बॉक्स लाओ, ये यहाँ ध्यान रखना है। दूसरा चीज सर ने बोला है कि कोई ट्रांसिशन मतलब एक सेंटेंस को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ना है। और तीसरा सर ने बोला थीसिस स्टेटमेंट, यानी जो पर्टिकुलर व्हाट आर द मेन पॉइंट्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक बिगिनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये तीनों चीज है, इसको आपको लिखना नहीं है कि ये देखो भाई इसके अंदर हुक है, ये इसके अंदर थीसिस है, इसके अंदर ये नहीं है, ये सेंट्रल आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको क्या है। इसी तरह बॉडी के अंदर मैंने बताया कि आप जो भी बॉडी लिखोगे उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखोगे। पहला है यूनिटी, यूनिटी यानी जो भी पैराग्राफ है वो प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज है, वेल मैनेज्ड है कि नहीं, फालतू बातें नहीं लिखनी है। दूसरी पॉइंट है क्लैरिटी, बहुत क्लियर स्पष्ट बातों में अपनी चीजों को आप एलाबोरेट करोगे या वो चीजों बताओगे वहां पे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कोहेरेंस, मतलब कि आपकी जो आइडिया फ्लो है, जो पर्टिकुलर सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे है, वो प्रॉपरली फ्लो होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी पर्टिकुलर एसे को लिखने के लिए गाइस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फर्दर, मैंने आपको बताया है कि इसी तरह कंक्लूजन, तो आपको कंक्लूजन लिखना, ये भी नहीं लिखना है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी, आपको बस पैराग्राफ्स लिखते रखना है। भाई पैराग्राफ नंबर 1 जो रीडर पढ़े उसको पता लगे कि ये भाई इसने स्टार्टिंग की है तो ये इंट्रोडक्शन है। दूसरा पैराग्राफ पढ़े, बॉडी है। तीसरा पैराग्राफ पढ़े, फिर बॉडी है। चौथा पैराग्राफ पढ़े, फिर बॉडी है। और 5वां पैराग्राफ पढ़े तो उसको लगे भाई ये कंक्लूजन है और इन्होंने खत्म कर दिया। Yes, Janvi, essays and notice writing will come in exams and the notice writing 5 नंबर का आता है और ऐसे 10 नंबर का। लास्ट में जो आपका कंक्लूजन है, यू नीड टू मेक श्योर कि आपको टॉपिक नहीं देना है, लिख मत देना कि ये सर क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ये क्लिंचर है, क्लिंचर नहीं होगा। क्लिंचर का मतलब मैंने बताया है कि ये मेरा वर्ड है जो मैंने इस्तेमाल किया, क्लिंचर मतलब सबको पूरा जो ऐसे है उसको पकड़ के एक में लिखना। So that's called clincher particular. ठीक है, I hope that you have enjoyed this particular lecture and elaboration of this particular essay writing altogether. ठीक है,